नमस्कार मित्रों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे इस गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आज हम चर्चा करेंगे विशेषण पर। विशेषण जिसके बारे में बात करते हैं तो विशेषण शब्द जो है, विशेषण शब्द में एक शब्द है विशेष। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है भाई विशेषता बताने वाला। जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। विशेष शब्द के अर्थ से हम जानते हैं कि जो शब्द की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। अब हिंदी में दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक अविकारी शब्द और एक आते हैं विकारी शब्द। हम बात करेंगे इन विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द जो है उसके अंदर एक शब्द आता है संज्ञा, एक आता है सर्वनाम। मोस्टली तो ये चार होते हैं, लेकिन ये संज्ञा, सर्वनाम, हम इन दो पर ही बात करेंगे। तो यहां हमने देखा कि विशेषण जो है वो विशेषता बताने वाला शब्द है। तो विशेषता किसकी बताएगा भाई? तो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता? विशेषता किसकी बताएगा? या तो इस संज्ञा की विशेषता बताएगा या इस सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब एक इसके अंदर आता है प्रविशेषण, एक आता है क्रिया विशेषण। तो विशेषण जहां भी जुड़े हमें इतना ही ध्यान रखना है भाई कि जो विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यहां पर एक शब्द आया प्रविशेषण। तो सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं। हमने लिखा सुंदर बालक। हमने क्या लिखा? सुंदर बालक। तो यहां जो है कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, इसके संदर्भ में भी देखिए शब्द आता है विशेषण या विशेषक, एक आता है विशेष्य। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो एक अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार में भी हम देखते हैं कि उपमा के चार तत्व आते हैं। एक आता है विशेषण, एक आता है विशेष्य, एक आता है वाचक शब्द और एक आता है साधारण धर्म। तो देखिए विशेषण विशेष्य यहां पे भी काम आ रहा है, विशेषण विशेष्य यहां पे भी काम आ रहा है। यहां इनका नाम हो जाता है उपमान उपमेय हो जाता है। उपमान उपमेय, साधारण शब्द, वाचक शब्द और साधारण धर्म। लेकिन अब मैं इसको और इससे कनेक्ट करके बताता हूं आपको। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे यहां मैंने लिखा सुंदर, तो यह है भाई विशेषण है। और विशेष्य क्या है? बालक। यहां हम देख सकते हैं सुंदर विशेषण हो गया, बालक इसका विशेष्य हो गया। तो ये ध्यान रखें, बालक हो गया
विशेष्य। विशेषण और विशेष्य दो शब्द में इस प्रकरण के अंदर विशेष ध्यान रखने हैं। उधर चाहे उपमा अलंकार हो, चाहे समास के अंदर कर्मधारय और द्विगु समास हो, उसमें भी ये काम आएंगे भाई, उसमें भी ये काम आएंगे। तो विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो हो गया विशेषण। तो विशेषण जो है वो विशेषता बताने का काम करते हैं, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो विशेषण है इसका ही दूसरा नाम विशेषक है। प्रश्न में घुमा के पूछ लेवे विशेषक क्या है, तो जो विशेषण है वही विशेषक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये सुंदर जो विशेषण शब्द है इसको हम विशेषक भी कह सकते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम जो है ये विशेष्य होगा। जो संज्ञा और सर्वनाम है भाई ये होगा विशेष्य। जहां बालक जो है वो संज्ञा और सर्वनाम है, ये संज्ञा है बालक। इसी तरह अगर यहां बात करते हैं हम, अगर यहां मैं एक चीज और जोड़ दूं, अगर मैं जोड़ दूं यहां बहुत बहुत सुंदर बालक, तो यहां एक नई चीज जानने को मिलेगी जो है प्रविशेषण। प्रविशेषण का काम क्या है तो देख सकते हैं, प्रविशेषण का काम है उस विशेषण की भी विशेषता बताना। बहुत की जगह यहां मैं लिख दूं कम, तो सुंदरता में कमी और सुंदरता की अधिकता, अधिक सुंदर होना, बहुत सुंदर होना, कम सुंदर होना। तो प्रविशेषण क्या हो गया, जो विशेषण की विशेषता बताए। हिंदी भाषा जो है उसमें दो प्रकार की विधा है, एक गद्य विधा है, एक पद्य विधा है। पद्य विधा में उपमा आदि अलंकार काम आते हैं और गद्य विधा में इस प्रकार से विशेषण काम आता है। अगर उसने कहा अच्छी वस्तु, तो हम देख सकते हैं यह विशेषण है और ये विशेष्य है। अगर वाक्य बनाकर वाक्य में से आपसे पूछ लेवे कि भाई इसमें से विशेषण कौन सा है अथवा विशेषक कौन सा है, तो विशेषण ही विशेषक होगा और दूसरी जो है वो वस्तु अपने आप विशेष्य हो जाएगी। अब इसके आगे इसकी और विशेषता जोड़ दी हमने, बहुत अच्छी वस्तु, सुंदर बालक, बहुत सुंदर बालक, कम सुंदर बालक, चतुर विद्यार्थी, चतुर हो गया विशेषण, विद्यार्थी हो गया विशेष्य। यही उपमान उपमेय के नाम से जाने जाते हैं वहां उपमा अलंकार के अंदर, और इधर ही कर्मधारय और द्विगु समास में भी हमें इन विशेषण को जानना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें। विशेषण के प्रश्न जो हैं विशेषण के प्रकरण में भी पूछे जाते हैं, कर्मधारय द्विगु समास के भीतर भी इनसे प्रश्न बन सकता है, अलंकार से भी प्रश्न बन सकता है। एक मैंने यहां पर लिखा, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर विशेषण और विशेष्य का जो भाव है वो भाई मुख और चंद्रमा के कारण है। जिसकी उपमा दी जाए तो जिसकी उपमा, और जिसको दी जाए जिसको, मुख को, जिसको उपमा दी जाए
उपमेय कहलाता है, जिसकी उपमा दी जाए उपमान कहलाता है। मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ उपमान और उपमेय का भाव जो है वो इस प्रकार से जाना जाए। इसी तरह कर्मधारय में हम पढ़ते हैं कि जो पहला पद विशेषण हो वो कर्मधारय समास का होता है, वो हम समास में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें इतना ही देखना है कि यहाँ विशेषण को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए विशेषक या विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, दो बातें आनी चाहिए। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताने वाला होगा, विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो विशेषण होगा। तो ये हुई बार बार की बात, अभी हम भेदों में नहीं घुसे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ परिभाषा और उससे जुड़े कुछ संबंधित बातें आपको बताई है। प्रश्न किस प्रकार से आए उस पर गौर करें, कौन सा विशेषण पूछा है, क्या विशेष्य पूछा है उस पर गौर करें, उपमान पूछा है या उपमेय पूछा है उस पर भी गौर करें। अब आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेदों की ओर। प्रविशेषण के बाद एक क्रिया विशेषण शब्द आया था, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो जब मैं आपको क्रिया करवाऊंगा उस समय क्रिया विशेषण की बात करेंगे। विशेषण के भेद कितने हैं, बात ये बनती है। विशेषण के भेद हैं भाई 5, विशेषण के भेद हैं 5। हाँ, बहुत सारी गाइडों में, बहुत सी किताबों में हमने 4 भी पढ़े हैं, तो मैं यहां आपकी शंका का समाधान कर देता हूं। 4 अगर कहीं भी आए तो वो क्या होंगे, गलत होंगे। 5 जो हैं वो एकदम सही होंगे, उसका ध्यान रखें। 4 और 5 का भेद है, कई बार पूछा जाता है विशेषण के भेद हैं 4, 5। तो बहुत सी दूसरी पुस्तकों में हमने देखा है कि यहाँ पर 4 भेद जो हैं वो वहाँ राइट माने हुए हैं, ऐसा नहीं है। विशेषण के भेद जो हैं इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप भी उतार लीजिए। व्यक्ति के गुणों की संख्या का सार्वनामिक परिमाण। बस ये अपन अगर याद कर लें, व्यक्ति के गुणों की संख्या का सार्वनामिक परिमाण, तो इसके अंदर हम देखेंगे चूंकि दूसरी किताबों के अंदर 1, 2, 3 और 4 भेद तो पाए जाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, लेकिन वहां व्यक्तिवाचक नहीं होता, जबकि व्यक्तिवाचक सबसे मुख्य है। व्यक्तिवाचक मुख्य इसलिए है भाई क्योंकि इससे एक सीधा प्रश्न बनता है। इससे जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि संज्ञा से विशेषण बनने वाला शब्द कौन सा है। सीधा ही बनता है, संज्ञा से विशेषण बनने वाला शब्द कौन सा है। सबसे पहले वाचक शब्द का अर्थ होता है बताने वाला। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करूंगा गुणवाचक से। ये हमें याद रखने के तरीके के आधार पर मैंने आपको बताए हैं। 5 भेद सीधे याद हो जाएंगे, ऐसी सरल ट्रिक है। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, इसका ध्यान रखें। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक
और परिमाणवाचक। तो अब बात करता हूं गुणवाचक की। वाचक का मतलब होता है बताने वाला, गुण के लिए शब्द है क्वालिटी, कोई योग्यता, कोई स्थिति। लेकिन अब बताएं, यहां एक चीज समझने की है, गुण की जगह दोष आ गया तो क्या करेंगे? गुण की जगह अगर दोष आ गया तो क्या करेंगे? तो भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि वो निर्गुण है, वो गुण नहीं है, लेकिन आएगा इसी के अंदर, ध्यान रखें। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है उस पर गौर करेंगे। गुण, दोष। गुण आ सकता है जैसे चतुर बालक, समझदार व्यक्ति, तो समझदार उसका गुण है। इसी तरह दोष आ सकता है। दोष के अंदर हम कह सकते हैं कुख्यात डाकू, ये उसकी विपरीत प्रसिद्धि है, ये उसका दोष है। जैसे एक शब्द आ गया काला कपड़ा, तो यहां आ जाएगा रंग, रंग के बाद में उसकी अवस्था और दशा। ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखें, सीधा सा प्रश्न, गुणवाचक के अंदर गुण आएगा, दोष आएगा, रंग आएगी, अवस्था, दशा, आकार शब्द ले सकते हैं। दशा के भीतर ही आकृति जो है वो गिनी जाती है। तो यहां हम देखेंगे गुण के अंदर कह सकते हैं हम मीठा फल, यह गुण हो गया। कड़वा नीम, ये उसका कड़वाहट, उसका दोष हो गया। नीला आकाश, रंग हो गया। और निर्धन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, निर्धनता उसकी अवस्था हो गई। इसी के आधार पर मैं जैसे आकृति की बात करें, मोटा कपड़ा, तो इसके अंदर मोटा जो है ये उसका आकार है, मोटाई है उसकी। इसी तरह बहुत सारे शब्द ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लंबा व्यक्ति, चतुर नारी, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जो गुण बताने वाले हों, दोष बताने वाले हों, रंग, अवस्था, दशा, आकृति आदि बताने वाले हों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गुणवाचक से सीधे प्रश्न इसी हिसाब से बनेंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। साथ साथ में देखो भाई, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, ताकि हमें भी उत्साह मिलता रहे। वो प्रबलन वाला सिद्धांत है, जैसे आप हमें सकारात्मक जो पुनर्बलन देते हो तो उससे हमें आगे बढ़ने की स्थिति बनती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए और परिश्रम करेंगे। गुणवाचक के बाद में बात करता हूँ संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण की परिभाषा वही है, संज्ञा सर्वनाम। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, यानी वह संख्या, संख्या जो क्या हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताती हो, विशेषता अगर बताती है। संख्या जो है, अगर संख्या किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब इसमें भी भाई, अगर यहां मैं बात करूं कि 5 आदमी, और यहां मैं बात करूं कुछ लोग, दोनों ही संख्यावाची है, 5 आदमी और कुछ लोग। तो यहां हम देखेंगे 5 आदमी जो है, 5 जो है वो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या, और कुछ लोग
अनिश्चित संख्या है। संख्या हमेशा गणनात्मक होती है। आगे हम परिमाण पढ़ेंगे, परिमाण मात्रात्मक होता है। तो यहां हम संख्यावाचक के दो भेद कर सकते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। उसका ध्यान रखें, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उसने मुझे 10 रुपए दिए, काउंटेबल है, गिनने जैसा है, हम उसको गिन सकते हैं, निश्चित संख्या में रखेंगे। उसने कुछ पैसे दिए, अगर होता थोड़ा धन दिया तो इसके अंदर जाता, क्योंकि धन को गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है। तो ये संख्यावाचक विशेषण में यदि कोई संख्या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होती है, अगर वो निश्चित संख्या है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अगर अनिश्चित संख्या है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसका ध्यान रखें, या आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जरा इधर देख सकते हैं, संख्या के अंदर से क्रम भी आ सकता है, संख्या से समूह भी आ सकता है, संख्या से गणना भी आ सकती है और संख्या से आवृत्ति भी आ सकती है। क्रम कैसे? 2 से 4। समूह कैसे? यहां क्रम में हम लिख सकते हैं दूसरा, तीसरा, समूह में 7, 5, ये समूहवाचक। गणना में 1, 2, 10। इसी तरह आवृत्ति में दूसरा, आवृत्ति में हम यहां पर 2 गुना, तिगुना। यहां हम देख सकते हैं ये भी संख्या के ही भेद हैं, इतनी डीप पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो भी ध्यान रखें, ये क्रम सूचक है तो भी निश्चित है, समूह सूचक है निश्चित है, गणना सूचक है निश्चित है, आवृत्ति सूचक है ये भी निश्चित है। 2 गुना मतलब अगर 2 है तो 2 का 2 गुना, 4 गुना 4, ऐसे। तिगुना कर लें तो किसी वस्तु का 3 गुना, इस प्रकार से। सर्वनामिक विशेषण की अगर अब बात करें तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि सर्वनाम तो 100% होगा ही, क्योंकि नाम ही सार्वनामिक है। विशेषण शब्द आ गया तो अगर किसी सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त कर दिया जाए, अगर किसी सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए अगर प्रयुक्त कर दिया जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ऐसी स्थिति में संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगा, पहले प्रयुक्त होगा। जैसे यह मिठाई पसंद है। अब यहां यह शब्द जो है ये यहां पर संज्ञा की विशेषता बता रही है कि सभी में से यह जो मिठाई है यह पसंद है। तो यहां ऐसी स्थिति में जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाए, यह लड़का मेरा भाई है, यह लड़का मेरा भाई है। तो यहां भी यह, जैसे यहां हम और देख सकते हैं, एक उदाहरण और देखेंगे। वह पुस्तक पढ़ने योग्य है। ये विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह, वह, ये ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो होंगे ही,
अगर सर्वनाम के भेदों में जाए तो ये सर्वनाम हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहां अगर विशेषण पूछ लिया जाए तो ये और ये सभी सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आते हैं भाई। सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तो यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें। विशेषण बहुत जगह काम आने वाला है। पद्य भाग में चाहे हम उपमा अलंकार पढ़ें, इधर विशेषण पढ़ें, आगे जब अव्यय पढ़ेंगे उसमें क्रिया विशेषण आएगा, क्रिया में क्रिया विशेषण आएगा। इधर हम कर्मधारय और द्विगु समास जब करेंगे, जैसे ये 2 गुना 3 गुना इस प्रकार के शब्दों में, जैसे काला सांप इस प्रकार के शब्दों में हम कर्मधारय समास के अंदर भी इनको पढ़ेंगे विशेषण को। तो विशेषण का विशेष ध्यान रखें। विशेषण का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मैं करवा चुका हूं। अगले 2 बिंदुओं पर हम कल चर्चा करेंगे, परिमाण में और व्यक्ति में। ध्यान रखें, संख्या में और परिमाण में कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या को आज अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लेना। संख्या के जो दूसरे छोटे भेद थे वो भी मैंने इधर लिखवा दिए हैं। क्रम संख्यावाचक, समूह संख्या, गणना संख्या और आवृत्ति संख्या। कल मैं आपको परिमाणवाचक पर, और जो है एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द हैं तो उन पर, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण पर हम चर्चा करेंगे। वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं। आशा है आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको और पढ़ाने में हम भी इंटरेस्ट लेवें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर आपको दे सकें। विशेषण के भेदों का भी विशेष ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। धन्यवाद।